नमस्कार, मैं शिवदत्त पांडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का सेकेंड सेमेस्टर एमए का स्टूडेंट थिएटर। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर के डॉक्टर आलोक शुक्ला। अगर मैं इनको डॉक्टर कहूँ तो कम नहीं, क्योंकि थिएटर के अगर सही मायने में डॉक्टर होते हैं तो हमारे राइटर होते हैं। तो आलोक शुक्ला जी के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। आज आलोक शुक्ला जी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि किस तरीके से रंगमंच में राइटर और राइटिंग का योगदान होता है, और किस तरीके से रंगमंच को राइटर एक अलग दिशा में लेके जाते हैं, और जिस हमें अलग अलग नाटक, अलग अलग जो है स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद शिवदत्त जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या करें हम। सर, आपने वक्त निकाला इसके लिए ढेर सारी थैंक यू सो मच हमारी तरफ से सर, क्योंकि जानता हूँ बहुत ही मुश्किल होता है वक्त निकालना, लेकिन आपने निकाला, बहुत जो है थैंक यू सो मच सर। आप 35 साल से रंगमंच कर रहे हैं, और आपने लेजेंड हबीब तनवीर जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया। अगर मैं कहूँ कि हबीब तनवीर जी अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो हमारे लिए तो लियोनार्डो द कैप्रियो है, जो है लेजेंड हबीब तनवीर जी। और आपने और भी कई डायरेक्टर के साथ, जैसे सागर सरहदी जी, रंजीत कपूर जी, शिवदास घोड़के जी, नाम लू कम है, जितना मैं नाम लू उतना कम है, क्योंकि कम नहीं इतने नाम जुड़े हुए हैं आपके साथ। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि रीवा जैसे शहर से दिल्ली जैसा शहर, यानी अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो 8 to 850 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। मतलब इतना लंबा सफर उस वक्त में, जिस वक्त में बस का सफर करना मुश्किल होता था, ट्रेन की तो बात छोड़िए, जिस वक्त में बस या ट्रेन का सफर, और अगर मैं कहूँ रीवा या यूपी या इन जैसे शहरों की सड़कें या एरिया उतने डेवलप नहीं थे जितने डेवलप आज के टाइम पे हैं, और उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आज के टाइम पे फैसिलिटीज है। आपने इतना डिस्टेंस कवर करके रंगमंच किया और इतने बड़े लोगों के साथ काम किया। सर, इस जर्नी के बारे में कुछ अगर बताएं तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त जी। और डॉक्टर तो ठीक है, वो तो एमबीबीएस वाले होते हैं, हम तो बस थिएटर वाले हैं, उसमें कुछ भी कह लीजिए। देखिए, लेकिन मैं दिल्ली वाया बॉम्बे आया, मैं दिल्ली डायरेक्ट नहीं आया। हालांकि मैं 88 में एनएसडी के इंटरव्यू के लिए आया, फिर 92 में आया, वो बात अलग है। लेकिन मैं रीवा से बॉम्बे गया और बॉम्बे से दिल्ली आया, ये मेरे रंगकर्म का विस्तार है। और 86 से 96 तक मैंने रीवा में किया रंगमंच, और फिर 96 के एंड में पहुंच गया बॉम्बे, और बॉम्बे में 10-15 साल रहा, फिल्मों में काम किया, सीरियल में काम किया, नाटकों में काम तो चलता ही रहा, मतलब वो करती ही रहा, उसके बगैर तो शायद मैं जिंदा ना रहूं, ना कभी जिंदा रह पाऊंगा। तो नाटक मेरी सांसें हैं, लिखना, पढ़ना, नाटक करना, शायद यही नहीं हो तो शायद मैं दूसरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये करता हूँ तभी मैं दूसरा कुछ कर पाता हूँ। तो ये एक बन गई है 35 साल में, अब ये एक खून में मतलब कि नाटक घुसा हुआ है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन है। तो वो कुछ भी करूँ लेकिन नाटक करता रहता हूँ। तो वहाँ हबीब तनवीर साहब के साथ तो वर्कशॉप मैंने मतलब कि रीवा में ही की थी 92 में, और उसके बाद फिर बॉम्बे से ही मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे 2004 से उनसे फिर मिलना हुआ। उसके बाद से आगरा बाजार, चरणदास चोर, बहुत सारे नाटक में उनके साथ में, जो आगरा बाजार खासकर, और वो अभी तक कर रहा हूँ मैं। उनकी अनुपस्थिति में रामचंद्र सिंह जी जो है तो देखते हैं थिएटर को, तो आगरा बाजार जब भी होता है तो हमको बुलाया जाता है। तो अभी तो बात अलग है कि कोरोना है और मैं खुद बीमार हूँ 1.5 साल से, तो वो स्थितियाँ अलग है। लेकिन हाँ, लेखन और नाट्य कर्म जो है वो लगातार मेरा जारी है, और बॉम्बे से फिर दिल्ली। बताएं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे रीवा जैसे शहर में शायद अगर मैं कहा जाऊं तो कपूर फैमिली का ओरिजिन अगर कहा जाए तो रीवा ही है, लेकिन रंगमंच की शुरुआत आपने रीवा से, तो इंस्पिरेशन कैसे आपको मिला, कहाँ से मिला? कि अगर गांव के लड़के एक्चुअल क्या होता है कि वो आप साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं, घर पे रहना पसंद करते हैं, खेती किसानी करना पसंद करते हैं। आपको नाटक का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि नहीं, मुझे अब एक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है? तो पहले एक्टर बनने का इंस्पिरेशन, उसके बाद राइटर बनने का इंस्पिरेशन आप मुझे बताइए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कपूर साहब की है कि राज कपूर साहब की वहाँ मैरिज हुई थी TRS कॉलेज आज की डेट में, पहले दरबार कॉलेज था, वहाँ कृष्णा राज कपूर जी जो है तो उनके जो फादर थे वहाँ कप्तान थे, तो वहाँ मैरिज हुई थी उनकी, और प्रेमनाथ वगैरह जो उनके भाई हैं बाद में जबलपुर में सेटल हो गए।
तो वो जरूर उनका एक क्षेत्र है। बाकी जहाँ तक मेरे करने की बात है तो मेरे फादर टीचर रहे, तो मेरा प्रोफेशन में कुछ पढ़ने लिखने वाला ही हो सकता था, वो भी कविताएं लिखते थे। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। मैंने उनको देखते हुए लगा कि अब पढ़ने के लिए उन्होंने काफी अच्छा साहित्य दिया। पहले तो मैं गंदा साहित्य पढ़ता था बचपन में, तो उन्होंने मुझे मारा पीटा और समझाया, बेटा कि गंदा नहीं, अच्छा साहित्य पढ़ो जो जीवन भी दे। तो मैं फिर अच्छा साहित्य, युवा, मैं भी युवा रहा हूँ कभी, अभी भी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो उसके बाद उन्होंने फिर अच्छे साहित्य की तरफ मोड़ा, वो पढ़ा। वो पढ़ते हुए मुझे एक अच्छे साहित्य से प्रेरणा मिली कि भाई क्या लिखा जाता है, किससे जीवन मिलता है। तो एक तो वो थी। और उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ते हुए मेरे ख्याल से 86 में 85-86 में आदमी युवा 17-18 साल का रहा होगा और लगता है क्या करे। उस समय एक टीनेज ऐसे रखते करना क्या चाहिए जीवन में, ये बड़ा दिग्भ्रमित सा रहता है युवक को, और लगता है उसे करना क्या चाहिए। नौकरी तो वो करना नहीं चाहता, इस उम्र का लड़का दुनिया को फोड़ देना चाहता है। अभी भी यही होता है, मतलब दुनिया को क्या कर दे वो, ऐसा है उसके दिमाग में। मतलब खुराफात तो आती है, आज भी आती होगी, आप लोग समझते होंगे ज्यादा, कि क्या कर दे ऐसा कि बस हो गया, आसमान दो टुकड़े हो जाए या जमीन ऊपर आ जाए, आसमान नीचे, ऐसा कुछ, मतलब दिमाग में कुछ खलल चलती रहती है। तो उस खलल में पहले कविता लिखी, तो कविता मैंने पढ़ के सुनाई। वो पिताजी की कविता थी, मैंने अपनी कह के सुना दिया। फिर लगा यार जिसमें बड़ी तारीफ मिलती है यार, तो फिर एक ग्लानि हुई तो खुद लिखने लगा, उस ग्लानि से मैं खुद लिखने लगा। उसके बाद फिर एक नाटक किया, वहाँ सैयद अहमद जब्बार जैदी हैं, उनके साथ पहला नाटक किया, आह करके था। और उसमें एक छोटा रोल था, लेकिन तालियां बहुत मिली। तालियां मिली तो लगा यार ये बड़ा जबरदस्त काम है, मतलब ऐसा खून वैसे, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बढ़ गया ऐसे, यही काम है, यही करना चाहिए बस। तो अब वो तालियों ने बिगाड़ दिया, मतलब कहना चाहिए, ताली नहीं पड़ती तो अच्छा रहता। तो वो तालियों ने ऐसा बिगाड़ा कि उसके बाद से फिर ढूंढता रहता है कौन नाटक कर रहा है, शहर में नाटक कौन कर रहा है। तो पहले तो वही खप कि चलो नाटक करना है, जो भी नाटक कर रहा था वहां घुस जाते थे, जो भी नाटक कर रहा था वहां घुस जाते थे कि भाई नाटक करना है मुझे, बस हो गया और कुछ नहीं। और कोई खपती नहीं थी, पढ़ाई लिखाई एक किनारे, मतलब कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज गए, प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, पता चला कि हम नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, तो उसके बाद शो कर रहे हैं। तो ऐसे एक जुनून सा घुस गया। नाटक में बड़ा मजा आया, लोगों ने मतलब कि हाथों हाथ लिया, बड़ा अच्छा लगा। उसी समय लगा कि नाटक से तो यार बस नाटक ही कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। लिख रहे थे तो रेडियो में लिखने लग गए, लिखने की प्रेरणा मिल ही चुकी थी, तो रेडियो नाटक, कविताएं, कहानियां, ये सब लिखने लग गए थोड़ा थोड़ा करके। वहां से थोड़े पैसे ही मिलने लग गए, रेडियो स्टेशन में थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं आपको, तो लगा कि ये अच्छा है। ऐसे ही जीवन गुजर रहा था, लेकिन ऐसे जीवन गुजार तो नहीं सकते पूरी जिंदगी। तो अब करते करते ये हुआ कि अब पिताजी बोलने लगे भाई कि क्या है सब, कैसे कर रहे हो, इस तरीके से कैसे काम चलेगा। तो अब शहर से निकलने के लिए कभी सोचा नहीं कि यार ठीक है कर रहे हैं, लेकिन अब 27-28 साल के हो गए, और मतलब 17-18 साल शुरू किया, 17 साल से, और यही कर रहे हैं। मतलब कहीं चलो साइड में थोड़ी सी कोचिंग कर लिया, ट्यूशन पढ़ा दिया, किसी स्कूल में थोड़ा पढ़ा दिया, लेकिन इससे जीवन तो नहीं चलता है। तो अब ये हुआ कि भाई कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पिताजी ही बिल्कुल उसमें प्रेरक बने। उन्होंने बोला ऐसा है कि फटक दलाली करनी है जब, तो जाओ बॉम्बे जाओ, वहीं सड़कों में घूमो, चना वना खाओ, थोड़ा सा भूखे रहो, जरा सड़कों में सो, तो समझ में आएगी हकीकत। नहीं तो नौकरी वोकरी कोशिश करो थोड़ा सा। तो लगा यार कि नौकरी क्या करेंगे हम, सरकारी नौकरी तो कर ना सकते हैं। कैसे किया जाए, तो बॉम्बे निकल गए। 96 में वहाँ एक फिल्म बनने आई थी, धन्ना, राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ उस फिल्म को। बच्चों की फिल्म थी, एक 5 मैकेनिक थे, इसमें एक मैं भी मैकेनिक था। उस फिल्म को दीपक राय जी बना रहे थे, दिल्ली के थे वो। तो उस फिल्म से लगा कि यार कैमरे का सामना कर सकते हैं हम, बस। तो बॉम्बे भाग गए। बॉम्बे भाग गए तो पता चला कि अब मतलब कि जो आटे दाल का भाव पता चलता है, तो वो मतलब वीटी स्टेशन में उतरते ही पता चल जाता है एक्चुअली। लोगों को लगता है कि वीटी स्टेशन में उतरेंगे तो यश चोपड़ा आगे खड़े होंगे, और मतलब कि सारे, मतलब कि करण जौहर तो उस समय रहे होंगे, बच्चे ही रहे होंगे, खड़े होंगे, तो वो आएंगे, आपको स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, बोलेंगे आइए आइए आप आ गए क्या, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता। अब उतरते ही आटे दाल का भाव पता चल जाता। पहले तो आपको समझ में रहे कहाँ, रहने के लिए अगर हुआ तो अब खाएं क्या, क्योंकि जाती है तो कुछ सीरियल, तो ये वो ऐसे। फिर वहाँ नाटक, दास घोड़ के दादा थे, नसीर साहब के बैचमेट, तो उनके साथ नाटक किया, जो महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन में हुआ, उसमें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिल गया।
तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और सीरियल का स्ट्रगल चालू हुआ। लेकिन यही है कि सीरियल वगैरह के फिल्मों के स्ट्रगल में आपको बहुत बाद में पैसे मिलने चालू होते हैं और बहुत थोड़े से पैसे में थोड़ा सा काम आप, उससे आपको एनर्जी तो मिल रही है, आप ब्रेड वो की समस्या बनी रहती है। ब्रेड अगर रोटी मिल गई तो आप भाड़ा कैसे देंगे? तो ये सारी समस्याएं जो हैं आप मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती, फिर लिखने के लिए लिखने लग, सागर सरदी साहब के यहाँ जुड़ा, नाटक करने लगा। तो जो आज के बाद तो सफर मैंने बता ही दिया पहले, इस तरीके से बहुत लंबा सफर है, इतने सारे डायरेक्टर के साथ, एक्टर के साथ फिल्मों सीरियल में काम किया। तो ये कैसे पहुंचा वो मैंने आपको बता दिया, छोटे शहर से बड़े शहर पहुंचने का क्या हुआ वही बता दिया। आप बताएं। सर आपने हबीब तनवीर जी के साथ भी काम किया है, तो हबीब तनवीर सर के साथ आपने जो काम किया और आजकल जो थिएटर हो रहा है उसमें कितना फर्क आपको देखने को मिलता है? अगर थोड़े से शब्दों में बता पाए तो बेहतर रहेगा। फर्क तो बहुत है, मतलब ये फर्क कुछ भी नहीं है। पहले भी एक्टर बदमाश हुआ करता था, अभी एक्टर बदमाश है, ठीक है। वो एक्टर जो है तो एक्टिंग करना है, उसको बाकी कुछ सुनना नहीं है किसी की, पहले भी ऐसे ही होता था। लेकिन हाँ थोड़ा सा समर्पण ज्यादा था। अब थोड़ा सा क्या है ना कि आए गए और चले गए, किए और चले गए। और पहले थोड़ा सा एक गुरु के प्रति ज्यादा सम्मान हुआ करता था और नाटक के प्रति ज्यादा समर्पण हुआ करता था। तो वो चीजें अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे घटी। उतना ज्यादा समर्पण, उतना गुरुओं बुजुर्गों सीनियरों के प्रति उतना ज्यादा रिस्पेक्ट अब बच्चों में बचा नहीं है और समर्पण भी उतना बचा नहीं है। वो अभी तो ये है कि पहले होता था कि नाटक करके काफी सारा करने के बाद जब परेशान हो जाते थे तब कहीं बॉम्बे की तरफ मुंह करते थे। अभी तो ये कि एक नाटक करके ये है कि सीरियल फिल्म करने जाना है। तो ये थोड़ा सा एक हुआ है और ठीक है, मैं गलत नहीं मानता, मैं इसको गलत नहीं मानता। हम 25 नाटक करके जाएं या 2 नाटक करके जाएं, अगर हमको बॉम्बे जाना है तो हम 2 नाटक करके ही चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। हमें एक्टिंग ही करनी है तो नाटक क्यों करें? सीधी सी बात है, क्योंकि आप ज्यादा नाटक करेंगे वहाँ कैमरे के सामने फेस करने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आपको लगेगा मैं तो बस अल पचिनो मैं ही हूँ और बस मैं ही सब कुछ मुझे आता है। कैमरे के सामने खड़े होते ही आपकी खत्म, लुक कहाँ है, खड़े कहाँ होना है, मार्क कहाँ है, धीरे से बात करना है, चिल्लाना नहीं है, तो सारा कुछ आपका गुड़माटी हो जाता है। तो यानी मैं जो परिदृश्य बदला है समय के हिसाब से वो उतना गलत भी नहीं है और उस समय ज्यादा समर्पण था, इस समय नहीं है, तो उसकी दूसरी चीजें हैं। क्योंकि थिएटर ने कभी आपको जीवन यापन का तो नहीं दिया, थिएटर भी आपको आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये समस्याएं पहले भी थी और अभी भी है। यानी कि कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। सर आप जी बाकी तो बोलिए जी सॉरी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। सर आज सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, आज आपके जो है नाट्य संग्रह ख्वाबों का 7 रंग आज ही उसका विमोचन हुआ मारवा स्टूडियो नोएडा में ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान। सो उसके लिए आपको ढेर सारी सर मुबारकबाद। सर आप दीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, ये आपका ये पुस्तक है, ये बहुत बधाई हो सर, आपको दिखा, बहुत बधाई हो सर इसके लिए। और ये ऐसा पहला नाट्य संग्रह है जिसमें है, प्रसन्न भी है, सोलो भी है, द्विपात्री भी है, फुल लेंथ प्ले भी है। ऐसा नाट्य संग्रह आज तक नाटक के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि आया है। और जल्दी ये NSD लाइब्रेरी कलकत्ता में, बेंगलोर में, बॉम्बे में मिलने लगेगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मिलेगा जी। तो सर एक लेखक जब कोई नाटक तैयार करता है, लिखता है, तो वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, बड़ा करती है, पालती पोसती है। अब क्या होता है कि मैं आज के रियल एग्जांपल से इससे रिलेट करूंगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ बड़ा करती है उसे पाल पोस करके, लेकिन एक दिन शादी हो जाती है तो दूसरा कोई उसे वाइफ आती है तो अपने कंट्रोल में करके, आजकल जो सिचुएशन के हिसाब से, उसी तरीके से आजकल जो नाटक हो रहे हैं, राइटर कहीं ना कहीं जो एज एन एक्टर मैं भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं राइटर का कंट्रोल आजकल के नाटकों में, या डायरेक्टर राइटर का कंट्रोल कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ दिखता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि राइटर, एक एक्टर और एक डायरेक्टर का किस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए जो नाटक का कनेक्शन सही तरीके से कर पाए? उसके बारे में अगर कुछ कह सकें तो बेहतर रहेगा।
ठीक है, अभी तो तीनों ही विधाएं जो हैं वो सृजन की विधाएं हैं, क्रिएटिव हैं, एस्पेक्ट है, तो अलग होती हुए भी एक है सृजन के मामले में। कुछ क्रिएटिविटी के मामले में बोला जाए तो भी हैं। अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए, तीनों में क्रिएटिविटी आपको चाहिए। अभिनय कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी क्रिएशन चाहिए, लिख रहे हैं उसमें भी क्रिएशन चाहिए, डायरेक्शन में चाहिए तो उसमें भी क्रिएशन चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें इस विधा से जो है तो एक है। अलग जहाँ कहा जाए तो एक्टर कम जिम्मेदार होता है। एक्टर को सिर्फ लाइन बोलना है और अपने कैरेक्टर को क्रिएट करना है और वो निकल जाएगा, खत्म। उसको बहुत ज्यादा उसमें उतनी मेहनत, वो एक डायलॉग पढ़ेगा, उसके बारे में सोचेगा, मेथड एक्टिंग करेगा, रियल एक्टिंग जो भी करेगा वो तो डायरेक्टर के हिसाब से होगा। वो उसके हिसाब से अपने कैरेक्टर तक ही सीमित रहता है। जहां तक डायरेक्टर की बात है तो उसको पूरे नाटक के बारे में थॉट में सोचती हूँ, उसकी ब्लॉकिंग्स के बारे में, उस क्रिएशन को, मतलब उस सब्जेक्ट को जो है, क्योंकि हर जो लाइन होती है, हर लाइन की हर डायलॉग की जो है हर डायलॉग का, हर लाइन के एक इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस की एक लाइन होती है। अभी आप जैसे बोला करते थे कि हर एक लाइन का एक इमोशन होता है जी, उस हर एक लाइन का इमोशन होता है। आप चाहें उसको कितना निकाल सकते हैं वो आपके ऊपर है। आप एक लाइन एक जगह खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आप अगर मतलब कि सीरियस हैं, गुस्से में हैं, तो आप एक स्ट्रेट लाइन से निकल जाएंगे। गुस्से में आप यूं 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 जग करके नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं क्या? गुस्सा है तो कब ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो संभव है क्या? नहीं है। कॉमेडी में ये तोड़ता है, मूवमेंट्स को कॉमेडी तोड़ता है, कॉमेडी का एक्ट है तो तोड़ता है। बाकी अगर नॉर्मल बात की जाए तो हर एक मूवमेंट्स की एक लाइन है। एक डायलॉग बोला जाएगा तो एक जगह खड़े होकर आपने सारा का डायलॉग बोल दिया, तो इससे बड़ी मतलब कि दुराग्रह नहीं है उस नाटक के सब्जेक्ट के प्रति। आपको मूवमेंट्स के साथ, लाइंस के साथ, इमोशंस के साथ आपको करना, ये डायरेक्टर का काम होता है। एक्टर इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी सोचे तो चलेगा। तो डायरेक्टर को सब्जेक्ट के, उस कंटेंट के हिसाब से बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, मूवमेंट्स, ये सारी जो है कैरेक्टराइजेशन उसी के हिस्से में आता है। तो उसका थोड़ा कैनवास बड़ा है, उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, कंटेंट की बात है, लिखने की बात है, तो वो आपके अगर ऊपर वाले ने लिखने की थोड़ी कुछ क्षमता दी है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुलबुलाहट सी रहेगी, खड़बड़ाहट रहेगी, कुछ लिखना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। कोई जैसे कंटेंट, जैसे मुझे ये कि जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बड़ी तकलीफ देती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे एक बुजुर्गों के ऊपर जो नाटक मैंने लिखा था सोलो, उसमें आप भी एक भागीदार थे उसमें, जो श्रीराम सेंटर में हमने किया था। उसके बाद फिर रेप विक्टिम पर मैंने एक लिखा, और बुजुर्गों पर ही मैंने फुल लेंथ नाटक लिखा, बाप रे बाप। कोरोना पर लिखा है, लेकिन वो नाटक अलग है, देखोना नाम है। देखोना नाम की एक बीमारी हो जाती है राज्य में, अलग तरीके से व्यंग्यात्मक नाटक लिखा गया है। प्रहसन है, नुक्कड़ नाटक है। तो समाज को लेकर जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन हर एक को चाहिए, राइटर को ज्यादा चाहिए, शब्दों का ऑब्जर्वेशन, कंटेंट का ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर जो आ रहा है कि किस तरीके से, मतलब कि कोई अगर चीज आपको परेशान कर रही है, आपको उद्वेलित कर रही है, तो आपको किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे, किस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हर एक की विधा है, कोई कविता में बताता है, कोई नाटक में बताता है, कोई कहानी में बताता है। ऊपर वाले की कृपा है कि मैं कविता, नाटक, कहानी और सारा कुछ लिख पा रहा होता हूँ। तो मुझे वो सब्जेक्ट बोलता है कि भाई अगर क्या 2, 4, 5 लाइनों में बोलने के बाद क्या वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो भी कविता लिखता हूँ। फिर लगता नहीं इसको स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो स्टोरी लिख दिया। फिर लगा नहीं ये स्टोरी तक मामला नहीं जमेगा, इसको और बड़े तरीके से ले जाना पड़ेगा, इनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो नाटक बनता है कि अब इसको इनेक्ट करके ही दर्शकों के बीच में ही लेकर जाना पड़ेगा इस कंटेंट को, तभी कुछ निकल कर आएगा। तो उस तरीके से फिर लिखने का एक मादा आता है कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये प्लॉट, ये टॉपिक है, ये परेशानी है, ये तकलीफ है। इस तकलीफ को जो है ना किस तरीके से एक्सप्रेस करें कि सामने वाले तक पहुंचे जी। तो फिर वो सब्जेक्ट, कंटेंट जो है उसका कैनवास भी धीरे 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 आगे बढ़ता है, और फिर वो कहानी या कविता या नाटक खुद आपको बता देता है कि वो कहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा जी। 1-2 नाटक मेरे नहीं आगे जा रहे हैं, पड़े हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या नहीं मैं बढ़ा पा रहा हूँ, वो कंटेंट आगे नहीं खींच रहा है, तो छोड़ दिया मैंने उसको। कोई नाटक है कि वो आप 1-2 दिन के अंदर लिख डालते हैं आप, कोई नाटक है 2-3 साल में लिखते हैं आप जी।
ये वो कंटेंट आपको बताता है कि किस तरीके से कहानी आपसे खुद बात करती है जब आप लिखने लगते हैं, कविता आपसे खुद बात करती है, नाटक भी आपसे, नाटक की लाइनें खुद बात करने लगते हैं, कैरेक्टर्स आपसे खुद बात करने लगते हैं कि वो किस तरीके से बात करेगा या नहीं करेगा। तो आप जब लिखने लगते हैं तो वो चीजें आपसे खुद ही मुखातिब हो जाती हैं। सर आपने रेडियो के लिए भी लिखा है, थिएटर के लिए लिख रहे हैं, और हम ऊपर वाले से हमेशा ये दुआएं करेंगे कि आप हमेशा लिखते रहिए, अच्छे नाटक करते रहे एज एन एक्टर, हम भी आपके सानिध्य में। और आपने सर फिल्मों के और या जो आजकल सीरियल्स हैं, तो सर रेडियो, थिएटर और सीरियल्स, फिल्म, इनमें जो राइटिंग्स होती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर थोड़ा सा आप बता सकते हैं तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। रेडियो में क्या है कि आपको साउंड से प्ले करना पड़ता है जी, सारा कुछ साउंड से प्ले होता है। विजुअलाइजेशन जो है, आप तो सिनेमा में आते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि बारिश हो रही है, तो आप बोल के नहीं बता सकते, ठीक है, या सामने वाला आदमी कैसा है, या आपको बोल के नहीं उसके कैरेक्टराइजेशन पता चल जाएगा। रेडियो में आपको तो बताना पड़ेगा कि रात हो गई है, आपको बताना पड़ेगा। रात हो गई है सिनेमा में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत रात हो गई है ये भी सिनेमा में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं, क्या सुबह हो रही है, ये बताने की रेडियो में बताना पड़ता है कि ठीक है, सामने वाला अरे वो रो रहा है लेकिन उसकी आवाज ही नहीं आ रही सुबह। तो अब आपको अगर उसमें दिखाना है साइलेंटली कोई रो रहा है सिनेमा में, तो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, रेडियो में बताना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि आपको विजुअलाइजेशन जो है वो आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियो में, ठीक है। सीन्स को आपको उसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिनेमा में जैसे डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो उस हिसाब से डायरेक्टर उसको शूट करता है। अब इन दोनों के बीच में नाटक आता है, राइटिंग के लिहाज से, तो नाटक में बहुत बड़ी संभावना है। नाटक विजुअल और रेडियो के बीच में ऐसा सदा हुआ कि आप हर तरीके से प्ले कर सकते हैं। आप वहां आपने बोला कि ये लंका है, लोगों ने समझ लिया लंका है जी। राम वो बजरंग बली यहाँ से एक स्टेज से इधर से उधर गए, अब बोला मैं लंका आ गया, तो लोगों ने समझ लिया लंका है। वहां नाटक में ऑडियंस को इमेजिन करना पड़ता है जी, वो तो है। रेडियो में आपको इमेजिनेशन को वर्ड देने पड़ते हैं जी, सिनेमा में दिखाना पड़ता है, और नाटक में ये काम ऑडियंस करता है जी। ऑडियंस इमेजिन कर लेती है। आपने बोला सुबह हो रही है, ठीक है, रेडियो में आपने बता दिया, उसमें म्यूजिक चला दिया, आप नाटक में म्यूजिक भी मत चलाइए जी, आप बोल दीजिए कि सुबह हो गई है, तो दर्शक समझ लेंगे सुबह हो गई जी। तो ये इतना बड़ा फर्क है कि यहाँ दर्शक आपका जो है नाटक का एक राइटिंग का एक हिस्सा होता है जी, जो आप कर रहे होते हैं उसको इमेजिन दर्शक कर रहा है, ऑडियंस मतलब वो कर रही होती है, उसमें सारे जो विजुलाइज होते हैं वो सामने चीजें होती हैं, वो जो बोलता है वो लोग समझ लेते हैं जी, कि हाँ भाई ये हो गया। तो नाटक आप भी करते हैं, आप समझते हैं कि चीजें होती हैं जी, कि आ गए तो आ गए। अब वो सामने 25 आसपास 25 लोग खड़े हैं, लेकिन कृष्ण भगवान बीच में खड़े हैं, तो लोग बोलेंगे कृष्ण भगवान है, बाकी सब बेकार कोई मतलब नहीं जी। हाँ जी, जी। ये नहीं, नाटक में एक छूट रहती है कि इमेजिनेशन जो है वो इमेजिनेशन वो दर्शक करता है। सर इसी बात पे मुझे एक नाटक याद आ गया, हम लोगों ने साथ में किया था, एक घोड़ा 6 सवार। एक ही मतलब सीन वही चल रहा है कंटिन्यूअस, एक सीन में आप सॉफ्ट एनर्जी में चले गए, दूसरे में फुल एनर्जी में आ गए, ऑडियंस को मतलब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सामने वाला किस टाइप का क्या किस तरीके से रिएक्ट, ऑडियंस ने फुल एंजॉय किया, ऑडियंस को पता चल गया क्या मोड किसमें आ गया, किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो आपने सही कहा कि ऑडियंस इमेजिन करती है, ऑडियंस खुद ही इमेजिन कर लेती है सारी चीजें। हाँ, इस नाटक में हमें बताना नहीं पड़ता, ऑडियंस की इमेजिनेशन अपने आप ही वर्क करने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ नाटक के साथ चलती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल आपके साथ जो दृश्य बंद जरूर बांधने पड़ते हैं नाटक में, दृश्य बंद जो सीन्स है वो बांधने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो बांधने पड़ेंगे, और वो करेक्टर आपका सामने ही दिखाना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे के थ्रू नहीं, सामने करेक्टराइजेशन आएगा, उसकी जो सारी चीजें हैं जैसे वो नाटक में होती है, आंगिक वाचिक आहारिक, ये सारी चीजें जो सात्विक
तो वो सारी चीजें सब मिलाकर जो है तो वो आपको दृश्य बंद तो बांधने ही पड़ेंगे, आपको डायलॉग्स बांधने पड़ेंगे। सीन डिस्क्राइब करने से मतलब नहीं है, वहां नाटक में सीन डिस्क्राइब करने का, ऑडियंस को सीन डिस्क्राइब करने की थोड़ी लिखेंगे आप ये ऐसा 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 हो रहा है, नहीं। तो आपको वो दृश्य बंद डायलॉग के थ्रू माध्यम से आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा। जी बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल आपके साथ जो त्रासदी हुई वो बहुत असहनीय थी हम सब लोगों के लिए, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके पॉजिटिव थॉट्स और हम सब की प्रेयर और ऊपर वाले की ब्लेसिंग की वजह से आप बेहतर हो रहे हैं और बहुत बेहतर होंगे। और मैं ये भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द फिर से एक स्टेज पर एक नए नाटक के साथ मिले और नए मुकाम पे पहुंचे। और सर इसी दुआ करते रहे आप, दुआ करते रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एनर्जी को मैं नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने इस कोविड सिचुएशन में भी स्नेह है और ये प्रेयर्स हैं बनाए रखिए, अभी बहुत जरूरत है। मेरा हाथ देख रहे हैं ना, ये सर मैं देख रहा हूँ। और मैं आज आपके जो है इसका संग्रह जो है इसका विमोचन हुआ है। मैं जल्द से जल्द मैं उत्साहित हो रहा हूँ, कल या परसों में मैं आपसे मुलाकात करके ये संग्रह भी लूंगा और पढ़ूंगा। और जल्द से जल्द मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि अभी ये संग्रह मंथ एंड में आएगा, पब्लिक के बीच मंथ एंड में आएगा। जब भी आएगा सर आप मुझे बताइएगा, मैं खरीदने जाऊंगा इसको। और जो है जल्द से जल्द आप बेहतर होकर के हम एक नाटक की शुरुआत करते हैं अच्छे से, और रंगमंच पे फिर से आपके जो है चमक की हम रोशनी देखेंगे सर, एक अच्छी सी रोशनी। सर नमस्कार, अपना एक विशेष टाइम आपने निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम आलोक जी सर, आज हम आलोक शुक्ला जी के साथ थे। इस जो हमारी यात्रा थी रंगमंच की यात्रा, और आलोक शुक्ला जी ने रंगमंच के बारे में, राइटिंग के बारे में तमाम सारे टॉपिक पे बात किया है। मैं शिवदत्त पांडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर औरंगाबाद का स्टूडेंट, थिएटर एंड फोक का स्टूडेंट, सेकेंड सेमेस्टर का, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और आलोक सर आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं सर आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।